सभी स्टूडेंट्स नमस्ते। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और इनको बीच बीच में पॉज करके और लिखते रहना। ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये आपको याद करना है। पूछते हैं ये जो सन वाले प्रश्न है इसको भी लिख लेना। इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है, इनका एलसीएम 360 होता है। 6 और 20 का 2 ये अलग अलग सन में पूछे हुए हैं, इनके सन पीछे लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों का आप लिखते रहना। यहाँ से एक सत्य असत्य का एक प्रश्न पूछते हैं तो आपको प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 ऐड हो जाता है, पूर्णांक माइनस में भी होती है और प्राकृत और पूर्ण सभी इसमें शामिल होते हैं और परिमेय संख्या में पूर्णांक शामिल रहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में व्यक्त करना। pq पूर्णांक है और q जो है हर में जो है शून्य नहीं होता है, इनको परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ pq पूर्णांक है और q जो है शून्य नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाना। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक कहलाती है। अगर ऊपर से हम कथनों को बोलेंगे तो सभी सत्य हैं, बाकी नीचे से ऊपर की तरफ बोलेंगे तो असत्य, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी बोलेंगे तो वो भी कथन असत्य है। उदाहरण के लिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है, भी सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय होती है, ये असत्य है। और सभी अपरिमेय परिमेय होती है, ये भी असत्य है। सभी परिमेय वास्तविक होती है, अपरिमेय वास्तविक होती है, ये भी सत्य है। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ सभी कथन सत्य हैं और बाकी ये भी असत्य, ये भी असत्य, ये भी असत्य। तो ये सारे इसमें याद कुछ नहीं करना है, इनके क्रम याद करना है। यहाँ पे दोनों मिलके वास्तविक संख्या बनती हैं, ये पूरा समूह वास्तविक संख्याओं का है। ये प्रश्न भी आप कर लेना, नोट कर लेना। इसको देखिए आप, बहुपद की x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। शून्य की परिभाषा में लिखना हमें, शून्य किसे कहते हैं। शून्य की परिभाषा कि चर का वो मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। या फिर कोई भी वास्तविक संख्या k है, इसका शून्य कहलाएगी यदि pk शून्य हो जाए। ये प्रश्नों को आप लिख लेना। इसका PDF जो है मैंने ग्रुप में भेज दिया है। पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये PDF बना के भेज रखा है, आप देख लेना। उसमें पेज क्रमांक यहाँ चल रहा है 4, ये 4 44 पेज में चौथा पेज है, तो आप उस क्रम में देख के और उन पेजों को PDF से निकाल के प्रश्नों को वहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है, जितनी बार x अक्ष को काटता है उतने ही शून्य होते हैं। 1 2 और 3 बार काट रहा है तो इसके शून्य 3 हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट है कि ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य का अल्फा बीटा है। तो ये प्रश्न हर बार पूछते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, ऋण b/a। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। ये कर लेना आप, ये प्रश्न भी कर लेना। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय बनता है, ये भी कर लेना। घात 3 वाले बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3 होंगे। इसमें 2 दे रखे तो असत्य हो जाएगा ये कथन। ये सारे प्रश्नों को आप जो है PDF से करेंगे। हम यहाँ समय को ज़्यादा खर्च ना करेंगे। अध्याय 3 में देखो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो जाएगा x धन b है। ABC वास्तविक संख्या की परिभाषा भी हो गई और मानक रूप भी हो गया। इसके कितने हल निकलते हैं, एक समीकरण के अनंत हल एक निकलेंगे। और अगर समीकरण 2 है, युग्म है, तो इस प्रकार से हल है, इस प्रकार से कंडीशन होगी कि यदि a1/a2 है तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, संगत हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये प्रतिच्छेद एक बिंदु पे करेगा। अगर ये यहाँ पर c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो समांतर रेखा होगी, असंगत हल होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। यदि तीनों ही बराबर है तो एक दूसरे को अध्यारोपित करती हुई लाइन है, दोनों संपाती होगी, अनंत अनेक हल निकलेंगे और आश्रित संगत हल कहेंगे इसको। तो ये इसमें x और y का मान रखना है, x का मान 3 रखना है तो y का मान यहाँ 3 रखेंगे और हल कर लेंगे इस समय में। ये 2024 का प्रश्न पूछा हुआ है। इसको पे आप कंडीशन, ये सारी कंडीशन पूछते हैं। ये समीकरण
कोई हलने के लिए ये कंडीशन और प्रतिच्छेद के लिए ये कंडीशन। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये सारे प्रश्न आप कर लेना। ये अध्याय 4। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। समीकरण का मतलब यहाँ पे बराबर का निशान है तो समीकरण हो जाएगा, और अगर बराबर का निशान ना हो तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए, अर्थात x के मान को निकालने के लिए, अर्थात मूल निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं अभी वर्तमान में। एक तो श्रीधराचार्य विधि, जिसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो इसके मूल जो है इस प्रकार से निकलेगा। मूल जो है ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। ये श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है इसको कि श्रीधराचार्य सूत्र को क्या कहते हैं, तो द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इसमें जो है द्विघात सूत्र में विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर इन 4ac को विविक्त कर बोलते हैं। अगर ये विविक्त कर का मान शून्य से बड़ा है अर्थात धनात्मक है तो मूल जो है भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। यदि विविक्त कर का मान शून्य है तो मूल जो है बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। यदि विविक्त कर का मान शून्य से छोटा है या ऋणात्मक है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक मूल होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, 23 में पूछा था, ये मानक रूप हो गया। द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब विविक्त कर शून्य से छोटा होगा। इसका विविक्त कर निकालना है तो बी स्क्वायर इन 4ac, तो बी यहाँ पे बी ऋण 2 बैठा है, 4 की जगह 4, a की जगह 3 और c की जगह, और इसको हल कर लेंगे, शून्य निकालें। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, इसको किस नाम से जानते हैं, द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। द्विघात सूत्र को हल करने का द्विघात सूत्र ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अपने को इसने कहा है कि इसके मान जो है 0 और 1, बिल्कुल ही x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर ये भी इसको भी हल करेंगे तो x बराबर धन 1 हो जाएगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वियुक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखना, ये वियुक्त कर का सूत्र हो गया, बी स्क्वायर इन 4ac। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसको भी हल करेंगे, इस पक्ष को भी हल करेंगे, इस पक्ष को भी हल करेंगे, यहाँ पे हल किया हुआ है, और आखिरी में x वर्ग धन 7 आया, ये 2 वर्ग समीकरण है, ये कथन सत्य हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है, ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर 0 नहीं है, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, इस रूप का होगा, ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। ये द्विघात समीकरण 2022 का प्रश्न। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर दो भिन्न मूल कब होंगे, जब ये 0 से बड़ा होता है वियुक्त कर। द्विघात समीकरण ये 2021 का वियुक्त कर का मान हो तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, अगर वियुक्त कर 0 होता है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ये प्रश्न 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते, दो घात है, द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3, रेखिक या एक घात वाला है तो 1 मूल होगा या शून्यक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के सूत्र को द्विघात सूत्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही बात है। अगला प्रश्न है इसमें, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये मानक रूप है, इसके मूल 2 और 5 है, तो हम इसके गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालेंगे। इसके मूल निकालने के लिए ऋण 10 लाने के लिए ऋण 5 और ऋण 2 का गुणा करेंगे, ऋण 3 लाने के लिए ऋण 5 धन 3 तो ऋण 3, तो इसके जो गुणनखंड होंगे ऋण x ऋण 5 और x धन 2 हो जाएंगे। इस समीकरण के डायरेक्ट गुणनखंड हो जाएंगे x ऋण 5 x धन 2, और मूल हो जाएगा पक्षांतर करने पर x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर ऋण 2 हो जाएगा। तो यहाँ धन के 5 और ऋण 2 के 2 मूल निकल रहे हैं, तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण का 5 दे दिया जबकि धन का 5 उत्तर आ रहा हमारे, धन का 5 और ऋण का 2, तो ये उल्टा हो रहा है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालना है तो हमें वियुक्त कर निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर इन 4ac का, तो बी स्क्वायर इन 4ac 5 आया, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, ये मूलों की प्रकृति से निकालेंगे। एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का होगा ये 19 में पूछा, ये 20 में पूछा हुआ सवाल, ये 20 में ये सॉरी प्रश्न क्रमांक वर्ग समीकरण, तो x का मान निकालना, तो x के मान एक तो धन 3 निकलेगा और एक ऋण 5 निकलेगा पक्षांतर करने पर। मूल क्या होंगे इसके मूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड करेंगे, और एक तो ये निकल जाए ax बराबर 0 और एक ये x माइनस 2b, ये दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करके x के मान निकालेंगे, तो x का मान एक तो 0 निकलेगा और x का मान 2 भी निकल जाएगा। ये पूरक का सवाल है,
चर y में द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना। तो चर y में, तो y के रूप में हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y के रूप में x वर्ग धन bx धन c, x के रूप में द्विघात समीकरण था, तो y के रूप में समीकरण क्या हो जाएगा? ay वर्ग धन by धन c बराबर 0। ये यहाँ लिखा नहीं है पर आप लिख लेंगे। वर्ग समीकरण के मूलों का योग कितना होगा? तो मूलों का योग ऋण b बटा a होगा। तो ऋण b मतलब c बटा a, एक है यहाँ, तो ऋण c हो जाएगा। मूलों का योग पर ऋण c हो जाएगा। ये प्रश्न 21 और 23 में पूछा है कि वियुक्त कर ज्ञात करना। तो वियुक्त कर होता है b स्क्वायर इन 4ac, b यहाँ बैठा है, ऋण 4 का वर्ग कर देंगे, a यहाँ से ले लेंगे 4a, तो गुणा करके और ऋण 8 निकाल लेंगे, वियुक्त कर निकल जाएगा। ये 2022 में पूछा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम विविक्त कर निकालेंगे। b ऋण 3 बैठा है यहाँ पे, 4 a की जगह 2 लिख देंगे और इनको हल कर लेंगे, और यहाँ पे d का मान ऋण में उतर आया, ऋण 40 धन 9 ऋण 31 होते हैं, तो d का मान जो है ऋणात्मक है, अतः 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल का अस्तित्व नहीं होगा या मूल काल्पनिक होंगे। अगला प्रश्न इसमें 23 पूरक का है, ये मूलों की प्रकृति का, तो इसमें वियुक्त कर निकालेंगे। ये b, a, b और c, तो a, b, c के मान यहाँ रख देंगे और मान निकालेंगे। 0 आया है तो हम कह देंगे कि जब वियुक्त कर का मान 0 होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। अध्याय 5 में चलते हैं। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। सार्वंतर की परिभाषा भी पूछते हैं। जो संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जो निश्चित संख्या होती है, उसे हम d को सार्वंतर कहते हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये बार बार पूछते हैं, तो व्यापक रूप हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ और अंतिम पद, ये व्यापक रूप हमें लिखना। अगर समय हो तो हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद का भी यहाँ पे थोड़ा सा हवाला दे सकते हैं। समांतर श्रेणी का एनवां पद, ये भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवां पद का सूत्र तो एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, ए एन एनवां पद है। ये भी पूछते हैं ये प्रश्न, समांतर श्रेणी की इन पदों का योग, तो योग होता है n बटा 2, 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। ये और ये सूत्र हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सामान्य से सूत्र हैं, इनको भी आप देख लेना। जैसे कि 2019 का एक प्रश्न है, ये प्रथम पद तो 6 है, सार्वंतर निकालना, तो a2 में से a1 घटा देंगे, a2 में से a1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न, जैसे कि इसमें 11वां पद निकालना, तो हम जानते हैं 11वां पद क्या होता है, a प्लस 10d होता है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, d ऋण 1, यहाँ d निकाला है, ऋण 1 बटा 2 में से ऋण 3 को घटाएंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे ये पद भी ऐसा कैसे लिखेंगे, ये पद भी ऐसा कैसे लिखेंगे, फिर घटाएंगे, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और इनको हल कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। -1 यहाँ हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे और इसको हल कर लेंगे। ये प्रश्न भी है, जैसे कि इसका 10वां पद निकलना, तो 10वां पद क्या होता है, a10 बराबर a प्लस 9d होता है। ए हमें पता है ऋण 3, यहाँ ऋण 3 लिख देंगे, इसकी जगह 9 की जगह 9, डी की जगह ऋण 1 बटा 2 में से ऋण 3 को घटाएंगे, ऋण 1 बटा 2 में से ऋण 3 को घटाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे, ऋण 1 इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे 6, इन दोनों का गुणा करेंगे 2। ये क्रॉस गुणा करके हम एलसीएम की जगह हम क्रॉस गुणा से आसानी से निकाल सकते 5 बटा 2। तो यहाँ पे हम 5 बटा 2 लिख देंगे और इनको हल करके और हल कर लेंगे। यहाँ पे भी 3 दूना 6 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 45 ऐसे कैसे आ जाएगा। और है ना, सिंपल से सवाल हैं तो इनको देखना। ये 2023 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, इस प्रश्न को देखते हैं हम। जांच कीजिए कि ये जो है एपी है, तो इसको एपी करना है तो इस पद में से इसको घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, फिर a3 में से a2 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी ऋण 4, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो सभी में अंतर जो है समान है, अतः यह एपी श्रेणी है। क्योंकि अगर पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आता है तो उसे हम समांतर श्रेणी या एपी श्रेणी कहते थे। ये 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अध्याय 6 में एक तो समरूपता की परिभाषा आती है कि समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है एक जैसे आकृति, एक जैसे रूप वाली आकृति, सामान्य रूप से वे आकृतियां जिनके आकार समान हो पर उनका
माप समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त होता है, एक बड़ा वृत्त होता है, रूप एक जैसा है तो ये समरूप आकृतियां होगी, उनका माप समान नहीं है, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। और एक समरूपता की परिभाषा वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं, समरूप आकृतियां कहलाती है और यह गुण समरूपता कहलाता है। ये तीनों बातें याद रखेंगे। सभी वृत्त समरूप होते, सभी वर्ग समरूप होते, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे विषम बाहु या समद्विबाहु त्रिभुज कहकर हमें सत्यासत्य के लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज ही समरूप होता है। तीनों बातों के लिए सत्यासत्य में पूछा जाता है। एक और ये प्रश्न पूछाते हैं कि दो बहुभुज की समरूपता कब होगी, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। ये ध्यान रखना, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती या अनुपातिक होती हैं। ये भी प्रश्न पूछते हैं त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां लिखिए। तो 4 कसौटियां हैं। एक तो ए मतलब कोण कोण कोण, दूसरी है कोण कोण समरूपता, तीसरी है भुजा 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 समरूपता और चौथी है भुजा कोण भुजा समरूपता। इन चारों की परिभाषा सीधी सी है कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाएंगे। इसे हम ए समरूपता कहते हैं। अगर एक त्रिभुज में के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के संगत दो कोणों के बराबर हैं तो वो दोनों समरूप होंगे और इसे ए समरूपता कहते हैं। एस में भुजा की बात हो रही है तो हम यहाँ कहेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी दूसरे त्रिभुज की अन्य संगत तीनों भुजाओं के समान अनुपात में है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और इसे हम एस समरूपता कहते हो। और ये आखिरी वाली परिभाषा ऐसे समरूपता, इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं के बीच में एक कोण है तो हम यहाँ कह देंगे किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं अन्य त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के अनुपात में है तथा उनके अंतर्गत कोण जो है बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे और इसे ऐसे समरूपता कहते हैं। तो समरूपता की 4 कसौटियां हैं और इनको रट लेना, ध्यान रख लेना कि इसमें ए होता है, इसमें ए एस और एस ये चारों प्रतिबंध के नाम से भी आता है कि समरूपता के प्रतिबंध लिखिए, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध लिखिए या फिर ऐसा आता है कि कसौटियां लिखिए। तो चारों कसौटियां हम लिख लेंगे। तो इस पूरक का प्रश्न है कि ये समकोण है कि नहीं है। तो हम समकोण के लिए इस भुजा का वर्ग करेंगे, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अगर हो तो समरूप ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक और ये प्रश्न 24 का है कि प्रसिद्ध यूनानी गणित थेल्स का समय काल क्या था। तो 640 से 546 साधारण युग पूर्व 640 से 546। ये प्रश्न पिछले साल पूछा था। ये 23 और 23 पूरक और 24 और 21 में पूछा कि सभी, ये बार बार आता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सामान्य से प्रश्न। और कोण की बात आए तो कोण बराबर होते हैं संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है या अनुपातिक होती हैं। ये दोनों बिंदुओं को हम अच्छी तरह से ध्यान में, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। छोटी छोटी बातें। अब ये थेल्स प्रमेय का कथन, ये तो आप याद कर लेना। यदि किसी त्रिभुज में, यदि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर डीई भुजा खींचते हैं तो ये जो एक लाइन है, रेखाखंड है, यह रेखाखंड अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है डी और ई पर, ये दोनों बिंदु इन शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ समान अनुपात का मतलब हो गया ये भाग बटे ये भाग, ये भाग बटे ये भाग, दोनों समान हो जाएंगे। तो हमें ये थेल्स प्रमेय का कथन हो जाएगा कि यहाँ पे ये दोनों BC के समांतर एक DE रेखा है तो ये वाला पार्ट AD बटा DB और AE बटा EC ये जो है समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को हम थेल्स प्रमेय का, इस कथन को आप रट लें। इसका विलोम भी पूछते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम कथन भी पूछते हैं। इसमें पहले समांतर रेखाओं की बात हुई और फिर अनुपात की बात हुई। अब हम इसका उल्टा कर देंगे विलोम में, कि विलोम में पहले भुजा अनुपातिक हो गई और उसके बाद में जो भुजा तीसरी भुजा थी वो समांतर कर देंगे। तो यहाँ पे इसका कथन भी हम याद कर लेंगे। ये भी बार बार पूछते, थेल्स प्रमेय का विलोम कथन भी पूछते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए 4 पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 7 के महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो x2 - x1 करेंगे, वर्ग कर देंगे, y2 - y1 का वर्ग करके और इनको जोड़ के अंडर रूट कर देंगे ये दोनों की। अगर इनको हम बदल भी दें, x1 को आगे रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, ऋण चिन्ह पे वर्ग का कोई फर्क पड़ता नहीं, वो भी धन हो जाता है। अब एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है। तो
इसका अंडर रूट एक्स वर्ग वाई वर्ग है। ये सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है। एक आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को याद करना है। विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि अगर एक बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा को कोई P बिंदु अगर ये m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इस प्रकार से हम सूत्र बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पे कि m1 x2 प्लस m2 x1, फिर और बटे में कर देंगे m1 प्लस m2। ये एक निर्देशांक निकल जाएगा, ये x वाला। ये y वाला निर्देशांक यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये सूत्र हमें अगर याद नहीं होता है तो mx लिख देंगे, my लिख देंगे, 12 21 लिख के भी हम याद कर सकते हैं। नीचे तो m1 m2 प्लस में आता ही है। एक मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर ये दो बिंदु है हमारे पास में, एक बिंदु ये है और बी बिंदु यहाँ पे लिखा नहीं है, छूट गया ये बी बिंदु अगर इस प्रकार से है, तो हम इनके बीच में कोई पी बिंदु, पहले पी बिंदु बीच में नहीं था, अब पी बिंदु अगर बीच में है तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम दोनों निर्देशांकों को जोड़ दें, x1 में x2 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, y1 में y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। ये 22 में पूछा होगा कि इनके बीच की दूरी निकालना, तो इनके बीच की दूरी सूत्र से पता है हमें, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और वर्ग करेंगे और सूत्र से हम इसको ज्ञात हो जाएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? उसको y निर्देशांक बोलते हैं, उसको कोटि बोलते हैं। ये 23 में प्रश्न पूछा था, इनके बीच की दूरी ये है, सत्य है क्या? सत्य है, तो हम निकाल लेंगे 7 का ये मूल बिंदु और इससे दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है x वर्ग प्लस y वर्ग, मतलब 7 का वर्ग और 1 का वर्ग 49, तो ये 25 का वर्गमूल तो 5 निकल जाता है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा कथन, है ना। ये बार बार पूछते हैं इसलिए इनको आप ध्यान रख लेंगे। x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, ये y अक्ष से दूरी है और ये x अक्ष से दूरी है। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। अगर हम बार बार कंफ्यूज हो भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, तो भू को के नाम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। इसको y अक्ष से लंबवत दूरी भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट में से एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इसको पूरा याद कर लें। अध्याय 8 त्रिकोणमिति वाला पाठ है। हम त्रिकोणमिति के लगभग 6 ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और वो सारे ऑब्जेक्टिव इस सारणी से निकल के आते हैं। इस सारणी को याद करने का तरीका है कि पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट क्रम से लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे लाल कक्का, यहाँ बट्टे बट्टी का निशान लगा देंगे। ये जो जिग-जैग वाला साइन है, एक साइन ये है, एक साइन ये जिग-जैग का ये है और एक साइन ये है। वर्ग सर्व समीकरण बनती हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। यहाँ से निकलेगा 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, और यहाँ से एक और सर्व समीकरण निकलती है 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। तो ये 3 सर्व समीकरण होती हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई, इस जगह पे तीनों सर्व समीकरणों को यहाँ लिख रखा है। ये साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। इनसे बहुत सारे निकलते हैं। तो एक उदाहरण ये हमें ध्यान रखना कि ये दोनों की जोड़ी है, टेन वर्ग और सेक वर्ग की जोड़ी है, कोट वर्ग और कोसेक वर्ग की जोड़ी है। अगर ये दोनों दिख रहे हैं तो ये लिखना है, यदि ये दोनों दिख रहे हैं तो सेक वर्ग लिखना है, यदि ये दोनों दिख रहे हैं तो साइन वर्ग लिखना, और यदि कहीं पे वर्गमूल लग गया है तो इधर वर्ग हटा देना है, क्योंकि कोस और 1 दिख रहा है तो साइन दिखेगा और वर्गमूल लग रहा है तो साइन को वर्ग जो था वो हटा देंगे हम। तो इससे भी ये बहुत सारे निकलते हैं, इनको भी आप ध्यान से देखना पहुंच करके, और इसमें भी इसको देखना। तो ये तीनों सर्व समीकरण इस इस निशान और इस निशान से हम निकाल दें। लाल कक्का का मतलब होता है साइन थीटा बराबर ये त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात भी हमने 6 यहाँ लिख रखे हैं, इनको भी आप देख लेना।
एक और होता है पूरक कोण। पूरक का मतलब होता है 90 में से घटाना। तो पूरक कोण का हमने ये हरा वाला डबल चिन्ह लगा रखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। ये भी पूरक सर कोण पूरक जो है हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन पूरक को भी आप यहाँ से देख लेना, ये पूरक कोण ये दे रखे। एक होते व्युत्क्रम वाले, तो व्युत्क्रम वाले का सीधा सा निशान है ये वाला, दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहा है। साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक, मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा। तो ये भी हमने यहाँ पे व्युत्क्रम के रूप में ये लिख रखे, साइन थीटा बराबर ये हो गया। 6 व्युत्क्रम वाले भी हमने यहाँ लिख रखे, पूरक वाले भी लिख रखे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण इनसे व्युत्पन्न भी लिख रखे हमने यहाँ, इनको एक और ये दो सूत्र और आप याद अच्छी तरह से याद कर लेना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सूत्र और याद कर लेना। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। वस्तु और आंख के बीच की जो लाइन रहती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जमीन के समांतर जो काल्पनिक रेखा होती है आंख से जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा भी लिख देंगे, दृष्टि रेखा की परिभाषा भी और क्षैतिज रेखा की परिभाषा भी। एक और होता है अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण ऊपर जो चित्र बना रखा है उन्नयन कोण की परिभाषा हमने यहाँ लिख रखी। एक अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ये क्षैतिज रेखा होगी, सीधी रेखा आंख से जाने वाली काल्पनिक रेखा जो जमीन के समांतर है, और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण की परिभाषा हो जाएगी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहता है होता है। परंतु शर्त ये है कि जब हम नीचे देखें या सिर को झुकाएं वस्तु को देखने के लिए, तो ये अवनमन कोण की परिभाषा यहाँ लिखी हुई। एक और ये सारणी भी हमें अच्छी तरह से याद करना है। इस सारणी को कैसे बनाएंगे हम, ये भी हम सीखा है हमने। इनको क्रम से लिख लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक और कोट, इनको क्रम से लिखेंगे। फिर यहाँ पे 0 30 45 60 और 90 ऐसे कैसे क्रम से लिख लेंगे। क्रम से लिखने के बाद ये लाइन हमें याद रखना है, इसमें 0 होता है 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इनको हम उल्टी तरफ से लिखेंगे, ये यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ लिख देंगे, ये मान यहाँ लिख देंगे, ये वाला मान यहाँ लिख देंगे और ये वाला मान यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें मालूम है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसमें इसका भाग देंगे, 0 में इसका भाग देंगे, ये इनमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इनमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी या अपरिभाषित या इन्फिनिटी लगा देंगे हम। और ये वाली लाइन जो है हमें पता है कि ये कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, तो इसका उल्टा यहाँ करके लिख लेंगे। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, इसका उल्टा 2 होता है, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√2 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। और ये किए जैसे हमने यहाँ पे इनको लिखे थे इस प्रकार से, ऐसे कैसे हम यहाँ पे भी ये के लिखे थे वैसे वैसे ये एक यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। और कोट थीटा तो हमें मालूम है कि टेन थीटा के ये टेन थीटा वाली लाइन ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये और ये। हमें इस सारणी में महत्वपूर्ण मान ये ध्यान रखना कि टेन 30 का मान ये होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 का मान √3 होता है। ये तीनों मान टेन के बार बार काम में आते हैं, इसलिए हम इनको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। और साइन के मान भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है। तो ये साइन कोस के और टेन के मान हम याद कर लेंगे।